नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो श्रृंखला भूगोल की शुरू हुई थी उसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ग्लोब पर जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अर्थात ग्लोब पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो किस दिशा से? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना। अब जो है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या अगर देखा जाए तो 0 डिग्री देशांतर से अगर हम लोग क्या है पूरब की ओर चलना शुरू करें तो पृथ्वी गोल होने के कारण जिस स्थान से चले हैं उसी स्थान पर हम लोग क्या है पुनः आ जाते हैं। तो इसलिए देशांतर रेखाओं में दो रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो क्या होती हैं? कॉमन रेखाएं होती हैं। इसलिए ग्लोब पर जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कुल ग्लोब पर 360 है। कितनी है? 360। मगर एक आधे गोलार्ध में अगर देखा जाए तो आधे गोलार्ध में रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 180। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसके जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला नाम तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, दूसरा नाम जो है इसका ग्रीनविच रेखा है, क्योंकि ये क्या है? ब्रिटेन के लंदन शहर के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इस रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा संपूर्ण ग्लोब क्या है? दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है ना। संपूर्ण ग्लोब के दो भागों में विभाजित होने के बाद ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इस वाले हिस्से को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और इस वाले हिस्से को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। अब जो है देशांतर रेखाओं के माध्यम से किस चीज का निर्धारण किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से संपूर्ण ग्लोब के समय का निर्धारण, तिथियों का निर्धारण और जो है आपका दिन का निर्धारण होता है। 3 चीजें याद रखिए। पहला किस चीज का निर्धारण होता है? समय का निर्धारण होता है। दूसरा तिथियों का निर्धारण होता है और तीसरा जो है वो दिन का निर्धारण इन रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें 2 चीजें आप हमेशा याद रखें कि अगर 0 डिग्री देशांतर के आप पूरब की ओर बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक देशांतर आगे बढ़ने पर आपको क्या करना पड़ेगा? समय में 4 मिनट की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? समय पर 4 मिनट की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, किधर? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन कर रही है, वो 4 मिनट में लगभग कितना घूमती है? 111 किलोमीटर घूमती है। कितनी घूमती है? 4 मिनट में वो लगभग 111 किलोमीटर घूमती है। इसलिए प्रत्येक 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक देशांतर रेखाओं का क्या किया गया है? सीमांकन किया गया है। क्या किया गया है? प्रत्येक 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक रेखाओं का क्या किया गया है? सीमांकन किया गया है। इस प्रकार से हर 4 मिनट के हर 111 किलोमीटर के अंतर पर जब एक रेखाओं का सीमांकन किया गया तो इस प्रकार से ग्लोब पर टोटल कितनी रेखाएं हो गई? 360 रेखाएं हो गई। कितनी हो गई? 360। और मैंने अभी क्या बताया कि 2 देशांतरों के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा? तो 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 से तो कितना आ जाएगा टोटल ग्लोब पर? तो 4 शून्य 0, 4 छंग 24 के 4 और 4 3 12, 2
4 3 12 और 2 14, अर्थात ग्लोब पर टोटल 1440 मिनट होने चाहिए। अब अगर इसे घंटे में परिवर्तित करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 60 से। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 चौको 24, अर्थात ग्लोब पर जो टोटल समय होता है वो लगभग कितना निकल रहा है? वो लगभग 24 घंटे के बराबर निकल रहा है। कितना निकल रहा? 24 घंटे। और आपको पता है कि ग्लोब पर दिन और रात्रि की अवधि मिलाकर कितनी होती है? लगभग 24 घंटे ही होती है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं, पहले ये सुन लीजिए, जब हर 111 किलोमीटर पर एक देशांतर रेखा का सीमांकन किया गया तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं ग्लोब पर आई? 360। और हमने क्या बताया कि दो जो है देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो कितना आ गया? 1440 मिनट। और 1440 मिनट को अगर हमने घंटे में परिवर्तित किया तो कितना हो गया? 24 घंटे। इसका मतलब ग्लोब पर जो पूरा समय होता है एक दिन का वो कितना हो गया? वो 24 घंटे के बराबर हो गया। ठीक है। अब यहां पर 2 चीजें आपको देखनी है। आपको ये पता है कि सूर्य का उदय किधर होता है? तो सूर्य का उदय पूर्व से होता है। कहाँ किधर होता है? पूर्व से होता है। तो इसका मतलब दिन की शुरुआत कहाँ से होगी? पूर्वी गोलार्ध से। तो इसका मतलब 0 डिग्री देशांतर के जो ए वाला हिस्सा है अगर इधर दिन होगा तो 0 डिग्री देशांतर के पीछे वाले हिस्से अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा? रात होगी। क्यों? पहले इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए 0 डिग्री देशांतर के हमने क्या बताया? अगर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो प्रत्येक देशांतर क्रॉस करने के बाद क्या करेंगे? 4 मिनट जोड़ेंगे। और 0 डिग्री के अगर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो प्रत्येक देशांतर क्रॉस करने के बाद 4 मिनट क्या करेंगे? घटाएंगे। ये चीज हमेशा याद रखना। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर क्रॉस करने पर आप कितना जोड़ेंगे? 4 मिनट। और 0 डिग्री के पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर क्रॉस करने पर आप क्या करेंगे? 4 मिनट घटाएंगे। तो एक गोलार्ध में अगर मैं देखूं तो एक गोलार्ध में हमने आपको बताया कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? तो एक गोलार्ध में 0 से लेकर के 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, अर्थात टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई? 180। तो 180 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो 18 चौको 72 अर्थात 720 मिनट। और 720 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 12 छंग 72 अर्थात 12 घंटे। और आपको पता है कि ग्लोब पर क्या होता है? 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है? रात्रि की अवधि होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जब इस गोलार्ध में क्या होगा? दिन होगा और तो इस वाले गोलार्ध में क्या होगी? रात की अवधि होगी। ठीक है। अब जैसे आपको ये पता हो गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा वो देशांतर रेखा है जिसको क्रॉस करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? 12 घंटे क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12 घंटे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जब इस क्षेत्र में क्या होगा? दिन का समय होगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा? रात का समय होगा। और मैंने क्या बताया कि जो है ये वाला जो दिन है इसकी तुलना में क्या होगा? अभी आपने देखा 12 घंटे पीछे होगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता चला कि जो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि सूरज जो है पूर्व से निकलने के कारण दिन की शुरुआत कहां से होती है? पूर्वी गोलार्ध से होती है। ठीक है ना? तो उस तरह से अगर मैं ये कहूं कि आज का अगर दिन, तो आज कितनी तारीख है? अगर मैं आज कहूं कि 26 जुलाई है, क्या है? 26 जुलाई है। तो 26 जुलाई क्या है? तो आज यहां पर कौन सा दिन है? तो आप कहोगे रविवार है इस गोलार्ध में, क्योंकि आप लोग किस गोलार्ध में हैं? तो हम लोग क्या हैं? पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर 12 घंटे पीछे जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर इस समय क्या होगा? यहां पर शनिवार की रात होगी। क्या होगी? शनिवार की रात होगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में ये वाला गोलार्ध अभी आपने देखा कितना? 12 घंटे पीछे है। ठीक है। तो किस रेखा को क्रॉस करने के बाद, कौन सी ऐसी रेखा है जिसको क्रॉस करने के बाद दिन बदल जा रहे हैं? जैसे यहां पर क्या है? 26 जुलाई की क्या है? दिन है। तो यहां पर क्या है? 25 जुलाई की क्या है? रात है। समझ में आई? अब जो है जब सूर्य इस गोलार्ध से इस गोलार्ध में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा? इस गोलार्ध में फिर क्या हो जाएगा? 26 जुलाई की क्या होगी?
दिन हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या होगी, 26 जुलाई की रात होगी। तो इस तुलना में देखा जाए तो ये वो रेखा है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, दोनों गोलार्ध डिवाइड हो रहे हैं, और ये ऐसी रेखा है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, दिन और रात्रि निर्धारित हो रहे हैं। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है इस वाली रेखा को, क्योंकि इस वाली रेखा के माध्यम से ही क्या होता है, तिथियों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे आप ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, उसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व का क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। और इस वाली रेखा से संपूर्ण ग्लोब के क्या चीजों का निर्धारण होता है, संपूर्ण ग्लोब की तिथियों का निर्धारण होता है, दिनांकों का निर्धारण होता है, और ठीक है, समय का जो है आपका जो है तिथि का निर्धारण होता है, दिन का निर्धारण होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अब सभी रेखाओं में जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा ऐसी रेखा है जो कई स्थानों पर क्या है, मुड़ी हुई है। अन्य रेखाएं क्या हैं, सीधी हैं, किंतु ये रेखा क्या है, मुड़ी हुई है, क्योंकि इसको इस प्रकार से खींचा गया है ताकि ग्लोब पर जो देश हैं वो ग्लोब के क्या हैं, एक ही हिस्से में रहें। अर्थात कोई देश अगर इस हिस्से में विस्तारित है तो वो पश्चिमी गोलार्ध में ही रहे, और कोई देश अगर इस हिस्से पर विस्तारित है तो वो पूर्वी गोलार्ध में ही रहे। अगर किसी देश के बीच से ये रेखा गुजर जाएगी तो समस्या क्या हो जाएगी, तो समस्या इस बात की हो जाएगी कि पता चलेगा इस वाले हिस्से पर क्या है, शनिवार है, और इस वाले हिस्से पर फिर क्या होगा, रविवार होगा। तो क्या होगा, कार्यालय का संचालन करने में, या तिथि यहाँ पर कहोगे 26 जुलाई है, इस वाले हिस्से पर कहोगे 26 जुलाई, इस वाले पर कहोगे 25 जुलाई, तो तिथियों का निर्धारण करने में ये सारी समस्याएं क्या होंगी, उत्पन्न होंगी, जिसके कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को इस प्रकार से मोड़ कर बनाया गया है कि ये किसी देश के बीच से होकर के न गुजरे, हर देश का पूरा हिस्सा एक ही गोलार्ध में रहे, ना कि 2 गोलार्धों में रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगली क्लास में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में और समझेंगे। धन्यवाद।